बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि हमारे साथ फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब मौजूद हैं। ये पाकिस्तान के 4 दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और आज हम इनसे जानेंगे कि इस पाकिस्तान की गिरती हुई इकोनॉमिक सिचुएशन के पीछे क्या बड़ी वजह है जो ये समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मेहरबानी। सर सबसे पहले तो जो मेरा सवाल है आपसे वो ये है कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आपकी ने जो है वो डॉलर को आर्टिफिशियली रोका हुआ था और यही वजह बताई जाती है कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स भी कम हो गए हैं। पाकिस्तान की जो वैल्यू है, रुपये की जो डिवैल्यूएशन है वो भी इसी वजह से हुई है और हमारा जो ऑफ कोर्स जो डेफिसिट है वो भी इंक्रीज हो गया। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नामुदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। देखिए, ये सारा यानी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। हम पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती हैं। किसी मुल्क में भी एक हफ्ता या एक महीना तो शायद आप कुछ आर्टिफिशियल किसी चीज को रोक सके, लेकिन आप 4 साल मतवातर किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते और रोक नहीं सकते। तो ये बेबुनियाद एक है। ये उसी तरह का एक प्रोपेगेंडा था। पीटीआई गवर्नमेंट जब ऑपोजिशन में थी, क्योंकि उस वक्त इनके 4 हल्के पाकिस्तान में और 35 पंक्चर पे इन्होंने पूरा हमारा टाइम जाया किया, मुल्क का भी और हमारी हुकूमत का भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने एक स्टेबल करेंसी जो है और उसके साथ पाकिस्तान ने जो मुआशी कामयाबियां हासिल की वो आपके सामने है कि हमने पाकिस्तान में हाईएस्ट ग्रोथ पिछले कई दिहाइयों में 5.8%। हुकूमत ने उसको रिवाइज करके 5.6 का नंबर दिया हुआ है, लेकिन शुक्र है कि स्टिल मच हायर। उसके अलावा पाकिस्तान के टैक्सेस में दुगनी कलेक्शन 1.9 ट्रिलियन से 3,900 अरब के करीब हम ले गए, 3.9 ट्रिलियन। फिर हमारी जो इन्फ्लेशन रेट था पाकिस्तान में, महंगाई जो कि आम आदमी का कंसर्न है, उसको नहीं पता जीडीपी कहाँ हो या जी बिल्कुल बिल्कुल दूसरी चीजें किधर हो, उसको अपनी रोजमर्रा की अशिया की महंगाई से गर्ज है। उसको हमने जो हमसे पहले हुकूमत थी उन्होंने 5 साल में एवरेज 12% सालाना थी, हम उसको नीचे लाते लाते 4% पे ले आए। और की अशिया जो कि हर जो हमारी जो शहरी है उसकी जरूरत है उसको हम 1% पे ले आए। अब अनफॉर्चुनेटली पिछले 2-3 महीने पहले ये पीटीए की हुकूमत की फेड पॉलिसी की वजह से महंगाई जो है वो 24% देहातों में चली गई, खाने पीने की चीजों की, और शहरों में 20% चली गई। तो हमारी स्टॉक मार्केट दुनिया में बेहतरीन 5वें नंबर पे आ गई। अब साउथ एशिया में पहले नंबर पे थी। तो हम साउथ एशिया का बेस्ट उस वक्त इकोनॉमिक कंट्री गिना जा रहे थे। हमने जब 4 रिफॉर्म्स किए, मुल्क को आगे लेके गए, और उसके नतीजे में पाकिस्तान को ये प्राइस वाटर हाउस की ग्लोबल रिपोर्ट थी, उसने कहा जो पाकिस्तान ने परफॉर्म किया उस हवाले से कि ये अब G20 में 30 में G20 में यानी 18वीं मैशत होंगे, हम दुनिया की सबसे बड़ी 20 मैशतों में आ जाएंगे। आज 2 साल की तबाही के बाद हमें बताया जा रहा है कि हम 2034 में दुनिया की 54th मैशत होंगे बजाय 18वीं के। तो ये जो है ये प्रोपेगेंडा, ये डिवैल्यूएशन। व्हाट इज डिवैल्यूएशन? डिवैल्यूएशन का मतलब है आप उसको डिवैल्यूएशन इसलिए करना चाहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, और तो किसी चीज के लिए डिवैल्यूएशन की जरूरत नहीं है। आपकी एक्सपोर्ट जितनी एशिया वो महंगी हो जाएंगी, आपकी एक्सपोर्ट्स में भी 60-65% इम्पोर्टेड चीजें इस्तेमाल होती हैं। आपकी पूरी इकोनॉमी जो है, आपकी महंगाई आसमान पे जैसे गई अब जाएगी। आपकी अशिया की 300% बढ़ गई है, आपकी खाने पीने की अशिया कई गुना बढ़ चुकी हैं। तो बात यह है कि ये एक मिथ है और ये इन्होंने एक प्रोपेगेंडा फॉल्स किया था और अभी इनके गले में पड़ गया, और इनको इतनी भी नहीं है मैनेजमेंट स्किल्स और स्टेट की अपनी रिट इस्तेमाल करना कि अपने हम जिम्मेदारियां पूरी करें। तो ये 120 की बात करते थे हमारे दोस्त असद उमर साहब जब अपोजिशन में थे असेंबली में, 127 इसकी रियलिस्टिक वैल्यू होनी चाहिए। चलें, हमने 115 पे छोड़ा, मैंने 105 पे छोड़ा, मेरे कॉलीग ने 115 पे छोड़ा, 15 पे छोड़ा जी जी, पर 127 पे रुक जाते ना। अब तो जो इकोनॉमिस्ट इनके साथ उस वक्त कहते थे कि इसको 120 में होना चाहिए, अब तो वो भी इनको तंकीद करते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल हमारी आदत बहुत खराब हो गई है, हम पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी बातें करते हैं, तो ऐसी बात कोई नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, अगर जैसे आपने बताया कि आपके ज़माने में जीडीपी था ऑलमोस्ट 5.53% पे आपने जब लास्ट छोड़ा,
बट जो ओवरऑल हम लोग जो बेहतरी के लिए अगर हम लोग के देखें तो हमें चाहिए 6.6% का जीडीपी चाहिए, हमारी इकोनॉमी अच्छी स्टेबलाइज हो जाएगी। तो अगर इस सिचुएशन में आप होते तो आप क्या करते? देखिए हमारी तो जो क्योंकि एक्सपोर्ट्स से सॉरी, जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि कोरोना की वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स भी काफी ड्रॉप हो गए हैं, फ्रॉम 24 बिलियन से हम 19 बिलियन पे आ गए हैं। तो इस सिचुएशन में आप क्या करते? मैं दो चीजें आपने की है, मैं इसको कवर करने की कोशिश करता हूँ। एक तो ये है कि हमारा तो हदफ ही था कि हमने कम से कम 6-7% पे लेके जाना है। अगर 14 के बाद हमारी हुकूमत के खिलाफ पे दर पे जो है छुप के हमले ना किए जाते, पहला धरना नंबर 1 126 दिन का, धरना नंबर 2, फिर अपना एक तीसरा धरना करवाया गया हमारे खिलाफ, फिर डॉन लीग का ड्रामा हुआ, फिर पनामा लीग का ड्रामा हुआ। तो जो पोलिटिकल स्टेबिलिटी है वो 2016 जो है उसके बाद इंस्टेबिलिटी शुरू हो गई, और हमने देखा कि जुलाई 2017 में वो क्लाइमेक्स पे पहुंची, और मियां नवाज शरीफ साहब को एक फ्लिमजी देश के ऊपर अकामा 10,000 जर्म आपने डिक्लेयर नहीं किया, अपने बेटे से लिए भी नहीं, और रिसीवर लिखना थी कि मैंने लेने हैं। हमें अजीब किस्म का दुनिया में नॉवल किस्म का हमने एक ड्रामा किया। तो उसके नतीजे में मुल्क में जो अफरा तफरी, अगर ये ना होता सारा कुछ, इमेजिन करें कि सी पैक 1.5 साल पहले शुरू होता, जो धरने का 1.5 साल डिले हुआ, और अगर हम मुल्क को जो हम 22,000 अरब की जीडीपी को 34,000 अरब पे लेके गए थे, तो वो शायद 40,000 अरब पे हम लेके चले जाते। लेकिन इन तमाम मुश्किलात, इन तमाम यानी कह लें कि जो हमारे खिलाफ साजिश थी, और जो हमें हर महीने हर साल तंग करते रहे 4 साल, उसके बावजूद हमने करीबन 5 गवर्नमेंट फिगर्स के मुताबिक 5.56% जो आप कह रही हैं हमें जीडीपी ग्रोथ मिली, वो सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है। उसकी वजह है कि यही आपको रोजगार देता है लोगों को, यही आपकी फीका आमदनी बढ़ती है, इसी से मुल्क तरक्की करते हैं, इसी से आपकी जो है गुर्बत कम होती है। हमने 6% लोगों को गुर्बत लकीर से निकाला, करीबन 1.5 करोड़ लोगों, इन्होंने आगे वापस 1 करोड़ को धकेल दिया गुर्बत की लकीर में। तो बात यह है कि कोरोना तो बाद में आया, इन्होंने अपनी फेल्ड मुआशी पॉलिसीज की वजह से, इनकी मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो चुकी है, इनकी फिस्कल पॉलिसी फेल हो चुकी है, इनकी फॉरेन पॉलिसी फेल हो चुकी है, इनकी अब हेल्थ पॉलिसी फेल हो चुकी है। तो कोरोना तो बाद में आया, इसने तो मुल्क की तबाही जो है, पहले साल में इन्होंने 1.9% इनकी जीडीपी थी, ये तकरीबन 9-10 महीने झूठ बोलते रहे, और इन्होंने 3.3% दिखाया कि 3.3% है, और जो बहुत बड़ा फर्क है। ये 1.9 को 3.3% में लेके जाने का मतलब है कि आपने 74% उसको इन्फ्लेट कर दिया। ये इतनी बड़ी वेरिएशन आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। इतनी जो नंबर आप प्रोविजनल देते हैं और जो एक्चुअल होते हैं, इतनी बड़ी वेरिएशन 0 पॉइंट सम फ्रैक्शन होती है जो चेंजेस आती हैं। तो हमारी भी देखते हैं कि हमने 5.8 थी हमारी, इन्होंने उसको कम करके 5.5 तो फ्रैक्शन है। तो ये जो है ना जी, ये तो इनकी फेल्ड पॉलिसी का नतीजा है। मुल्क में तरक्की का पहिया रुक चुका है, दुनिया देख रही है मुल्क में गुर्बत आसमानों में पहुंच गई है, आसमानों में पहुंच गई है, लोगों को 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं है। तो ये जो हमने तबाही की है, ये उसका नतीजा है। और अनफॉर्चुनेटली जो ये करंट साल जा रहा है, जो जून में इस महीने के एंड में बंद होगा, उसके बारे में कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट का अपना फिगर है जी 0.38% जीडीपी, 38% बिल्कुल मंफी हो जाएगा। बिल्कुल मेरा अपना ख्याल है कि जो एक्चुअल नंबर आएंगे ये 1 से 1.5% मंफी होगी। तो आप देखें कि हमने अपनी जीडीपी, अच्छा सर, अगर आप इस टाइम पे अगर फाइनेंस मिनिस्टर होते तो आप क्या चीज करते? मैं अर्ज करता हूँ, मैं सिर्फ एक जुमला अर्ज करता हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जीडीपी जो है इन्होंने जहां उसको ले गए हैं, सिर्फ एक चीज का इस हुकूमत ने इस मुल्क को नुकसान दिया है, वो 51 बिलियन डॉलर्स का है। जो कंट्रैक्शन हुई हमारी कौमी मजमूई पैदावार जीडीपी की, वो हमारा साइज 51 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। इसके अलावा हमारा आर्टिफिशियल, जो इन्होंने, मैं इनको कह दूं, इन्होंने आर्टिफिशियल डिवैल्यू किया है डिक्टेशन लेके बाहर के आधारों से, और जो वो किया है करीबन 30 बिलियन डॉलर को उन्होंने हमारे कर्जे बढ़ा दिए बगैर एक पैसा दिए। और हमारी जो स्टॉक मार्केट है, जो हम दुनिया की 5वीं बेहतरीन और साउथ एशिया की नंबर 1 हो गई थी, उसमें इन्होंने करीबन 25-30 बिलियन का नुकसान कर दिया। इमेजिन करें कि ये तीनों फिगर मिलाएं तो इस हुकूमत ने और कुछ नहीं किया तो 18,000 अरब रुपए का पाकिस्तान का मुआशी नुकसान कर चुकी है ये हुकूमत। तो और क्या, अब आप कह रही है मैं क्या कर, अल्लाह के फल से अगर किए हुए होते हुए ये नौबत ही नहीं आनी थी। हमने इनके धरने के बावजूद, हमने इनके तमाम सियासी अपना जो पॉइंट स्कोरिंग की, जो झूठ बोलते थे,
उसके बावजूद हमने मुल्क में जितनी हमारे खिलाफ इंट्रीग्स हुई मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, उसके बावजूद हमने पाकिस्तान को उस जगह पे ले गए जहां पाकिस्तान को ये नवीद मिली कि जी पाकिस्तान दुनिया के 18वीं मईशत बन जाएगा और ये 30 में G20 में शामिल हो जाएगा। ये देखें, एक एटमी कुव्वत और G20 में शामिल हो, इससे बेहतर वक्त क्या आपके लिए? नहीं सर, अगर हम लोग अगर ट्रेड डेफिसिट की बात करें, क्योंकि तो उसको क्या आपकी पॉलिसी होती कि हम ट्रेड डेफिसिट का? मेरी बात सुने, जो है ना करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट तो हमारा हमेशा रहा है। जी, करंट अकाउंट डेफिसिट है वो आपकी एक्सपोर्ट अर्निंग प्लस आपके रिमिटेंस जो पाकिस्तानी बहन भाई बाहर से भेजते हैं माइनस आपकी इंपोर्ट। अब तो देखिए, अगर आपने या तो स्टोन एज में रहते हैं, 18-20 घंटे जो है वो 21-22 घंटे में चले जाते। अगर आपने मुल्क में अंधेरे खत्म करने थे, आपने इन्वेस्टमेंट करनी थी, आपने 11,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स लगाए, आपने 3600 मेगावाट के LNG के प्रोजेक्ट लगाए, जो चाइनीज जो लग रहे थे वो लेट हो गए 1.5 साल, तो ताकि 2018 का वादा पूरा बिजली मुल्क में दस्तियाब हो। तो ये सारी चीजें करने के लिए 25,000 किलोमीटर सड़कें बनाई, लाहौर से कराची मोटरवे बनाया, ग्वादर टू कोयटा को मिलाया। ये सारी चीजें जो करने वाली थी और जो करने की जरूरत थी वो हमने की। तो बात ये है कि अगर ये सारी चीजें आप करेंगे तो आपका जो है जो फॉरेन कंपोनेंट इन इन्वेस्टमेंट्स का वो तो पाकिस्तान से LNG के प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तान ने पैसे दिए ना जी, फॉरेन लोन भी नहीं लिए। आज अच्छा सर, अगर एक सेकंड, ये दोनों प्रोजेक्ट तो बेच रहे हैं, ये तो 3-4 मिलियन इकट्ठा कर रहे हैं। तो बात ये है कि ये मुल्क को चलने नहीं दिया गया। हम जहां पहुंच गए थे, इसको अगर आगे जाता कोई मसला नहीं था। हाँ, आखिरी साल में, ये मैं आपको दोबारा एम्फेसिस के साथ कह रहा हूँ, आखिरी साल में मुल्क में अफरा तफरी थी। आखिरी साल में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बैलून किया, पीक किया, और उसकी वजूहात ऐसी हैं कि जो नेशनल इंटरेस्ट में मैं किसी भी टेलीविजन या बाहर बैठ के बात नहीं करना चाहता। मैं पाकिस्तान के अंदर बैठ के बंद कमरे में जो उसके जिम्मेदार उनसे बात तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं यानी ऑन कैमरा मुल्क के इंटरेस्ट में बात नहीं कर सकता। तो वो एक अनयूजुअल साल है, उसको आप भूल जाएं, वो कोई ऐसी बात नहीं है। और ये सस्टेनेबल था, कोई मसला नहीं, इसको कर सकते थे। ठीक है सर, प्राइवेटाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपके दौर में क्यों नहीं इन इंस्टीट्यूशंस को प्राइवेटाइज किया गया, और अगर आपका प्लान था तो क्या रुकावटें थी जो आप इसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा? जी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफी चीजें जो है प्राइवेटाइज होनी चाहिए थी वो हमने की, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सक्सेसफुली की। लेकिन ये दो अदारे जो हैं, PIA और पाकिस्तान स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन हमारा प्रायोरिटी एजेंडा था। और हम एक तो PIA के साथ पैरेलल एक, चूंकि उसमें स्टाफ है, हम नहीं चाहते थे कि लोग बेरोजगार हों, तो उसके साथ, और वहाँ इतनी यूनियन का कंट्रोल था कि कोई भी वहाँ मैनेजमेंट नहीं चल रही थी। तो हम चाहते थे कि एक पैरेलल पाकिस्तान की, कोई प्राइवेट नहीं, पाकिस्तान की एयरलाइन हो जिसमें हम नए जहाज लेके उसको चलाएं। जो जरूरत होगी वो पूल से दूसरे सिस्टर कंसर्न जो ओल्ड PIA है उससे वो स्टाफ दिया जाएगा और बाकी को सैलरी देंगे। यही हमारा पाकिस्तान स्टील मिल के साथ था कि पाकिस्तान स्टील मिल भी उसके यानी उसको अगर चलाते हैं तो इतने बड़े लॉसेस थे, यानी ट्रेडिंग लॉसेस सैलरी के अलावा, तो उससे बेहतर था उसको बंद करके लोगों को सैलरी दी जाए। हमने दोनों करने की कोशिश की। हमारे PTI के साथियों ने और बाकी अपोजिशन ने मिलके हमें ये दोनों काम करने से रोका। कराची में बहुत बड़ी हड़ताल हुई, आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। और तकरीरें सुने इमरान खान न्याजी साहब की और असद उमर साहब की, आजकल लोग उनको सुनवा रहे हैं। तो बात यह है कि इस तरह की घटिया सियासत जो है ना वो पाकिस्तान में नहीं बंद होनी चाहिए। ये इन्होंने हम आज भी वो घटिया सियासत नहीं कर रहे। इन्होंने चीप सियासत करके उन चीजों को रोका और फिर अपनी वाहवाही करवाई, लेकिन आज ये उसी काम में फंसे हुए हैं। आज ये हमसे बुरा काम करने जा रहे हैं, ये लोगों को फारिग कर रहे हैं, बेरोजगार कर रहे हैं। स्टील मिल के नहीं हो सकी, इन्होंने रोक दिया, हमें नाकाम बना दिया। हमने फिर एक प्लान किया, हमने कहा इस तरह करते हैं कि हम पीपल्स पार्टी अपोजिशन पार्टी थी, सिंध में उसकी हुकूमत थी, सिंध के अंदर उन्होंने जमीन दी हुई है, हम इसको जो हमारा प्लान था हम सिंध को दे देते हैं एक टोकन प्राइस के ऊपर और सिंध इसको टेक ओवर चलाएं। और वो वायबल प्लान था, आज भी वो वही हो रहा है, वही कोशिश हो रही है। एम्प्लॉइज को निकाल दें, जो एक्स्ट्रा जमीन है उसको हम बेच के कर्जे उतार दें और छोटा यूनिट रह जाए जो एक्चुअल
फंक्शनल है उसको जॉइंट वेंचर से चलाए, तो हम क्या कर रहे थे भाई उस वक्त? आपने क्यों हमें रोका? आज कौन से माफी मांगे? आप मियां नवाज शरीफ से, मुस्लिम लीग नून से माफी मांगे, आपने झूठ बोला कौम के साथ। लेकिन ये तो यू टर्न के मास्टर्स हैं, ये चाहे करोड़ नौकरियां हो, 50 लाख घर हो, घर हो, यस जी बिल्कुल सर। इसी हवाले से हम देखते हैं कि उन्होंने कहा कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, और हम देखते हैं कि इन द एंड वो IMF के पास ही गए। क्या यही एक वाहिद हल रह गया था कि ये लोग कुछ और कर सकते थे, कि यही उन्होंने जो IMF के पास अगर पाकिस्तान में जो तबाही और अफरा तफरी और पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट की गई जुलाई 2016 से 2017 एक साल में, अगर वो ना होती तो पाकिस्तान कभी IMF के पास जाने की जरूरत नहीं थी। हमारी सेकेंडरी मार्केट एस्टेब्लिश हो चुकी थी। हमने यानी जब 500 मिलियन का बॉन्ड जारी किया, अभी तक एक भी नहीं कर सके 21 महीनों में, तो वहां भाई अभी पावर होल्डिंग का उन्होंने पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के इंटरनेशनल कुछ नहीं कर सके ये। तो वो आपकी असल होती है, यानी जितने बड़े ममालिक हैं आप देखें जो तरक्की याफ्ता हैं प्रॉपर, उनको IMF के पास ही जाना पड़ता। उनके पास सेकेंडरी मार्केट्स जो दुनिया में मार्केट्स हैं, बॉन्ड मार्केट्स हैं, वो उसमें से अपना टैप करते हैं जरूरियात, और हम भी उसी में गए। हमने 500 मिलियन का बॉन्ड इशू किया, अल्लाह के फल से 14 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ। $7 बिलियन ऑफर टू पाकिस्तान, क्योंकि इकोनॉमी अब निकल चुकी थी और मुश्किलात से सारी दुनिया तारीफें कर रही थी, तो हमने सिर्फ 2 बिलियन लिए उसमें से। तो बात यह है कि अगर हम पाकिस्तान को में एक मईशत के ऊपर सियासत ना होती, मैं इसीलिए हमेशा कहता था चार्ट ऑफ इकोनॉमी होनी चाहिए, ताकि कोई भी हुकूमत हो वो सियासत ना करे मईशत के ऊपर, और सबको पता हो, कौम को पता ये एक रोड मैप है, इसमें और चलना है सबने, जो भी हुकूमत में हो। इन्होंने वो नहीं किया, और आज हम IMF के पास, अच्छा अगर IMF के पास जाना ही था, आप तो आपकी हुकूमत, आपको तो बड़ी एश्योरेंस दी गई थी, आपको तो इलेक्टिबल दिए गए थे, PMLN 50, दूसरी पार्टी से 50, तो आपको तो पूरी तैयारी होनी चाहिए थी। हमने मई में इलेक्शन जीता, मैंने काम शुरू कर दिया। 5 जून को मियां नवाज शरीफ वज़ीर का हलफ उठाते हैं, 7 जून 2013 को हम उठाते हैं, 12 जून को बजट दे देते हैं, 4 जुलाई 2013 को हमने IMF को साइन कर दिया। हम क्लियर थे उस वक्त, इसमें क्लियर थे कि पाकिस्तान स्टेट बैंक में सिर्फ $6 बिलियन थे, पाकिस्तान के साथ तमाम इंटरनेशनल इदारों ने बिजनेस बंद कर दिया हुआ था, पाकिस्तान ने IMF के 4.6 बिलियन वापस करने थे 6 बिलियन में से। तो आप बताएं कि क्या हमारे पास चॉइस थी? हम क्लियर थे, तो हमने तो रोना पीटा नहीं डाला, हमने को मातम नहीं किया, हमने जो हर मुल्क में जाके ये नहीं कहा जी पाकिस्तान कर्जों में डूब गया, पाकिस्तान में करप्शन है और हम तबाह हो गए मुल्क हमारा, तो हमने ये नहीं किया। हमने सर बैंक के नीचे काम की, मेहनत की, अल्लाह ताला ने बड़ा उसमें हमें फिर यानी इनाम दिया, और हम तमाम मसाइल से निकल गए। तो इन्होंने तो उस तरफ आई नहीं, और वो हमने देखा कि अनफॉर्चुनेटली ये IMF के पास जाने में भी इन्होंने करीबन बिल्कुल, हाँ जी, यही मेरा अगला सवाल था कि क्या सर इनको इतना डिले करना चाहिए थी ये चीज के, ये इनके लिए ज्यादा नहीं? बिल्कुल नहीं। देखिए इनको पता था कि इनकी घटिया सियासत की वजह से जी पाकिस्तान में क्या तबाही हो चुकी है, इनको पता था, सबको पता था। 2017-18 में तबाही पाकिस्तान की हो रही थी, इनको ये पता था कि पाकिस्तान में जो लास्ट ईयर का मुस्लिम लीग नून में जो प्रेशर्स हैं उसकी वजह से हमारी क्या पोजीशन है। इनको पता था कि इन हालात में हम सेकेंडरी कैपिटल मार्केट हम नहीं टैप कर सकेंगे, तो फिर तैयारी होनी चाहिए थी। हमने अगर विद इन ए मंथ, यानी 7 जून को हलफ लिया है, 12 जून 2013 को बजट दिया है, आखिर हफ्ते जून में उसको अप्रूव किया है असेंबली से, और 4 जुलाई को इन बिटवीन साथ डिस्कशन हो रही है पैरेलल IMF के साथ। बिल्कुल सर, और हमने देखा है कि किस तरह IMF के साथ साथ पाकिस्तान, वर्ल्ड बैंक, चाइना, कतर, इन सब का मकरूज हो गया है। सर एक जो अगला मैं सवाल आपसे थोड़ा सा करना चाहूंगी वो ये कि हम लोग ये पावर सेक्टर की, मैंने एक रिसेंटली एक रिपोर्ट देखी है और उसके अंदर आपको काफी एनोमलीज नजर आती हैं, और तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो IPPs वाले लोग हैं उनको कटहरे में लाके खड़ा किया जा सकता है? क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने जो कॉस्ट थी वो उस टाइम पे काफी ज्यादा हाई दिखाई थी। देखिए अगर कोई इरेगुलरिटी हुई है, अगर किसी ने कोई गलत काम किया वो तो हमेशा चेक हो सकता है, एक सिस्टम है, लेकिन हम सिर्फ इन चीजों को सियासी तौर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, हम प्रोपेगेंडा करते हैं। ये इन्होंने यानी IPPs के खिलाफ ये इंटरनेशनल कोर्ट में वो गए हुए थे, वहां जाके इसी हुकूमत ने जाके माफी मांग ली, उनको कहा हम इनको इनसे सेटल कर लेते हैं, फिर मुल्क में दोबारा ड्रामा शुरू किया हुआ है। ये ड्रामे बंद होने चाहिए। ये कोई फिर इन्वेस्टर आपके पास नहीं आएगा। अगर किसी ने गलती की है जरूर पकड़े, लेकिन आप देखें कि इतनी प्रोपेगेंडा करते थे कि जी ये जो है यानी पावर होल्डिंग के ये जो इस सेक्टर के जो लॉसेज हैं
वो सर्कुलर डेट्स बिल्कुल जी। तो वो हम जब आए तो 503 बिलियन था, जब हमने छोड़ा हमारी हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून तो वो करीबन 1100 बिलियन था, हमें 503 फिर से मिला तो 500 का करीबन 600 का इजाफा हुआ। इन्होंने 21 वो तो 5 साल का इजाफा है, इन्होंने 21 महीने में उस 1100 बिलियन को ये 2100 बिलियन पे लेके 1000 बिलियन का इजाफा 2 साल के अंदर 21 महीने में आपके सामने है। तो बात ये कि बातें करनी आसान होती हैं, जब आप बैठे हो ऑपोजिशन में तो वो इस तरह जब फिर तजर्बा भी ना हो और फिर आपने सिर्फ लोगों के जज्बात से खेलना हो। आज कौम याद कर रही है मुस्लिम लीग नून को और उस जमाने की तरक्की को, उस जमाने की स्टेबिलिटी को, माशी स्टेबिलिटी को आप ये दुनिया के अदारों से खुद नहीं लिखवा सकते। आप खुद इस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है, आप मॉर्गन स्टैनले से या जेपी मॉर्गन से या इकोनॉमिस्ट से या स्टैंडर्ड पुअर से या S&P से, आप इनसे आप खुद नहीं लिखवा सकते। मूडी से, ये सारे दुनिया के अदारे थे, वो पाकिस्तान की तारीफ करे तो हमें मिलकर उसको आगे लेके जाना चाहिए था। हमने पहले उसका पाँव खींचते रहे, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसके बावजूद एक अच्छी डिलीवर की परफॉर्मेंस। दुनिया ने मुतलक हुई, दुनिया ने कहा ये 2030 में पाकिस्तान G20 में चला जाए, हमें उसको शॉर्ट करना चाहिए टाइम कि हम 2030 या 2025 में चले जाएं, लेकिन ये तो यही जवाब दे, ये तो पीछे चला गया। बिल्कुल सर, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी मीडिया के हवाले से। आप क्या कहते हैं कि मीडिया कितना आजाद है पाकिस्तान का? बिल्कुल आजाद नहीं है जी। इतनी मीडिया पे कदगन और इतनी मीडिया पे पाबंदी मैंने जिंदगी में नहीं देखी। आपने अगर देखी है तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने डिक्टेटर्स के जमाने में नहीं देखी। मेरे ऊपर मेरा आईनी हक है कि मैं कोई कन्विक्ट नहीं हूँ, मेरा आईनी हक है कि मैं अपना व्यू पॉइंट दूं। और फिर खासकर जब आप सारे अपनी वजीरों की फौज को भेज देते हैं टेलीविजन पे ऊपर जाकर झूठ बोलने के लिए, तो उनको एक्सपोज करूं। तो मेरे साथ प्रोग्राम हुए को 1.5 साल पहले सीरीज में, जब मेरे प्रोग्राम्स हो रहे थे तो इन्होंने मुझे एक प्रोग्राम 7वें में रीदा फरूकी साहब पे था, उसको मुझे ऑफ एयर किया। उनको ये फोन करके उनको ये थ्रेट किया कि अगर आप ये अभी बंद नहीं करेंगे, लाइव प्रोग्राम जा रहा था, तो हम आपका अभी लाइसेंस कैंसिल करके टीवी लाइसेंस आपको भेज रहे हैं। तो ये जो है ना जी, ये आइन की भी खिलाफ वर्जी है, कानून की भी खिलाफ वर्जी है और इखलाकी भी ये यानी बेपनाह एम्बैरसमेंट वाली बात है। क्योंकि अगर आप सच्चे हैं, अगर आप सच बोलते हैं, तो आप मेरे साथ आके मुनाजरा करें लाइव, आप मेरी बात सुने, बात का जवाब दें। तो बस अल्लाह ही हदायत दे। मीडिया इसमें बिल्कुल नहीं है जी। मैं तो जानता हूँ वो उनको इतनी हिम्मत नहीं है, जो प्रिंट मीडिया बेचारे को लिखते लगाते थे मेरे आर्टिकल, वो भी घबराते हैं। वो मुझे प्राइवेट कहते हैं, आपको पता है कि हमने यानी एग्जिस्ट करना है। आप देखें कि चुन चुन के जो बड़े अच्छे नोबल थे, इंडिपेंडेंट न्यूट्रल माइंड के जो सीनियर थे एंकर पर्सन, को इन्होंने फारिग करवाया, इन्होंने चुन को प्रिंट मीडिया से निकलवाया। तो ये तो जो था हिटलर नाजी, वो इमरान न्याजी सब उसको फॉलो कर रहे हैं। वो उसका जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, वो कहता था इतना झूठ बोलो कि लोग सच समझने लगे, जो ये भी करते हैं। और दूसरा ये करें कि अपोजिशन को इतना दीवार से लगाएं कि वो किसी मुल्क की मामला पे बात ही ना करते, उसको सोचे मौके ना मिले। तो बात ये कि बड़ी जाती है। अभी आप देख लें कि मीडिया के जो सीनियर 3 लोग हैं और एक बड़े ग्रुप का जो एक उसके साथ जो कुछ हो रहा है, तो ये मैं समझ रहा हूँ कि अच्छी बात नहीं है। हम मुल्क को बजाय एक प्रोग्रेसिव, एक डेमोक्रेटिक, एक वे फॉरवर्ड लेके जाएं। हम मुल्क को हर लिहाज से हम उसको, अब मैं नहीं या आप नहीं कह रहे, अब तो इंटरनेशनल प्रेस डॉक्यूमेंट कर चुका है कि पाकिस्तान का मीडिया आजाद नहीं है, इट इज टोटली चेंज, और इस पे कोई बात जो है कोई बंदा कर ही नहीं सकता। तो ये तो डॉक्यूमेंट हो गए दुनिया में। हम पाकिस्तान को हर लिहाज से दुनिया के नक्शे पे एम्बैरस कर रहे हैं, चाहे वो करप्शन हो, वो भी बढ़ गई है, जो इनको बड़े नारे थे, चाहे वो मीडिया की आजादी हो, चाहे वो जाती आजादी हो। अब देखें अपोजिशन के साथ क्या तमाशा लगाया हुआ है, एक गठजोड़ किया हुआ है, कोई अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी बोर्ड नहीं है। जहां वो जरूरत होती है आप उसको इस्तेमाल करें कोई अदारे को, और अपोजिशन को आप एम्बैरस करके तो अपने अवाम की जो सोच है या अवाम की जो तकलीफ है उनको उसको आप डाइवर्ट कर रहे हैं, ताकि उनको सोचने का मौका ना दें, इतना ज्यादा अफरा तफरी रखें। तो ये अनफॉर्चुनेटली मैं आपसे इत्तेफाक कर रहा हूँ, मीडिया बिल्कुल आजाद नहीं है इस वक्त तो बेचारा जी। आई होप के हो जाए इंशाल्लाह। आमीन। वो मुस्लिम लीग नून ही आगे करेगी जी दोबारा। ये तो फाशिस्ट गवर्नमेंट है, आई एम सॉरी टू से,
फासिस्ट सोच है। हम मैं इस हुकूमत के चीदा लोगों को जानता हूँ, आज से 30 साल से मैंने डील किया हुआ है, गुड एंड बैड डेज उनके साथ हॉट एंड कोल्ड मेरी डीलिंग्स रही हैं। रिडिकुलस, दे कैन नॉट डू एनीथिंग, ये सिर्फ मुल्क को मजीद तबाह करेंगे। अब अवाम है बस दुआ करें कि अल्लाह ताला इसे निजात दें। फिर भी पाकिस्तान सर आपको वैसे सॉरी मैंने आपसे कहा था, लेकिन डॉलर आपको क्या लगता है कि अभी मजीद गिरेगा कि नहीं? अब तो मेरी इतना है कि स्टेबलाइज होगी। ये जो आए थे बिल्कुल उसको फ्री फॉल करने के लिए, जो इन्होंने काफी किया, लेकिन किसी थर्ड फोर्स की इंटरवेंशन से भी इन्होंने उसको काबू करने की कोशिश की है। जी सर, आपके जमाने में ये फ्री फ्लोट था कि आपको भी कहा जाता था, क्योंकि अभी जो रिसेंटली जो बेल आउट प्रोग्राम के अंदर जो 6 बिलियन का मिला उसके अंदर ये था कि इसको फ्री फ्लोट छोड़ा जाएगा, आपके जमाने में भी ऐसा कुछ था कि? नहीं जी, मैं फ्री फ्लोट करने वालों में से हूँ। पाकिस्तान की करेंसी को 1999 में, जब 1998 में पाकिस्तान की पाबंदियां लगी थी मुआशी, और पाकिस्तान पे ऊपर बेपनाह प्रेशर था, और पाकिस्तान का रुपया 69 रुपीज टू द डॉलर उस वक्त चला गया था, और अपोजिशन ने नेशनल असेंबली में तमाम ने तकरीरें की थी। जरा आप सितंबर 98 की तकरीरें उठाएं, आप जाके नेशनल असेंबली के रिकॉर्ड में कहते थे ये दिसंबर 98 में 100 रुपए का हो जाए। ये तकरीरें थी जो जिस तरह फाइट कर रहा था डेली। बिल्कुल। तो ये चूंकि किसी भी मुल्क की तबाही के लिए ये आसान तरीन तरीका है तो उस मुल्क की करेंसी को तबाह करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बात यह है कि मैंने जब प्रोग्राम दोबारा रिवाइव किया तो हमारा प्रोग्राम भी खत्म हो गया उस वक्त सैंक्शन में, ग्लोबल सैंक्शन में। तो दिसंबर 98 में फिर नेगोशिएशन शुरू हुई किया, तो मैंने खुद अपने हाथों से, ये पहले हमारा रुपया डॉलर पैक था, यानी हुकूमत फिक्स करती थी कि इस 2 रुपए डिवैल्यू अनाउंस करके कर दिया, गुलाम खान साहब किया करते, अगर आपको याद हो जी। ये करीबन फर्स्ट क्वार्टर 1999 का फर्स्ट क्वार्टर में हमने इसको फ्री फ्लोट कर दिया था। आज तक वही सिस्टम काम कर रहा है। अब ये कहते हैं कि जी जो आपके मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनकी जो है एवरेज बास्केट, उसके हिसाब से आप अपनी करेंसी को डिवैल्यू करें, मैं क्यों करूं? व्हाई शुड आई? तो बात यह कि ये तो मैं तैयार हूं किसी भी। देखिए डॉक्टर महातर की 90s में हुकूमत गई थी ना, उसके ऊपर उसको घर भेजने के लिए को वेस्टर्न पावर्स ने काम किया। एक फॉरेन फंड यूज हुआ था, जॉर्ज सोरोस फंड, और महातर की करेंसी जो है वो इतनी मैसिवली डिवैल्यू हो गई थी कि उस मुल्क में तबाही जैसे हमारी आजकल हो रही है, और महातर साहब को घर जाना पड़ा। अब तो वो करीबन 20 साल के बाद दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने। अभी रिसेंटली टर्की के सदर तैयब उर्दवान साहब ने चंद पहले टेलीविजन पे आके कहा, तो उनके पीछे भी ये लगे सेम पावर दुनिया की, तो उन्होंने कहा मेरी करेंसी पे सोरस फंड का अटैक हो गया। फिजिकल तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने नाम बहुत यूज किया। वेनेजुएला देश में ऑयल रिच कंट्री है, उसका चूंकि उसकी सीनियर लीडरशिप को निकालना है, वो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट माइंड की है, तो उसमें भी ये डिवैल्यूएशन की एक खेल खेला जा रहा है। तो हमें अकल होनी चाहिए कि हम अपने मुफादात को देखें। वही डिवैल्यूएशन आपको चाहिए एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, और एक्सपोर्ट जो है मुझे को बताए कि 115 रुपए से आपने 165 कर दिया, 50 रुपए आपने किए, 5,000 अरब रुपए का पाकिस्तान 5 रुपए लिए बगैर आपने कर्जे बढ़ा दिए बगैर वजह के। बिल्कुल बिल्कुल। एक्सपोर्ट पहले साल में 2% की कमी, और इस साल में बात हो रही है 4% की कमी, जबकि हमने आखिरी साल में जब हमने प्रोग्राम IMF का खत्म किया सितंबर 2016 में, उसके बाद हमने, क्योंकि प्रोग्राम में आप ऐसी कोई टारगेट सब दे नहीं सकते, हमने तमाम एक्सपोर्टर एसोसिएशन को मैंने एंगेज किया अक्टूबर से ऑनवर्ड। जनवरी में हमने अपना जनवरी 2017 में मियां नवाज शरीफ ने इनको एक पैकेज दिया, 180 बिलियन रुपीज सिर्फ कॉस्ट थी, और वो 10 रुपए डॉलर, यानी इनकी जो इनपुट्स है उस पर हमने कैलकुलेट किया कि टैक्सेस एलिमेंट कितना है। टैक्सेस एलिमेंट तो एक्सपोर्ट फंड होना चाहिए, तो वो हमने टारगेटेड किया अपना रुपया एक तरफ रुपया डिवैल्यू करके पूरी इकोनॉमी बढ़ा दे। हमारी एक्सपोर्ट तो 8% है हमारी टोटल GDP का, तो हमने किया। फिर शाहिद खान नवाज साहब आगे, उन्होंने मुझसे क्या कि 67 बिलियन और उसमें ऐड करवाए, आप 247 बिलियन हो गया। आपको 1 जुलाई 2017 से आपको जो फिस्कल साल है 17-18 2017-18 आपको 12.7% एक्सपोर्ट में इंक्रीज हुई। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं एक्सपोर्ट इंक्रीज ही थी, बट अभी रिसेंटली हुई है, और कोरोना से पहले मैं वही कह रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि मेरी पॉलिसी आज तो बड़े बड़े जो अफलातून थे आज मानते हैं कि डिवैल्यूएशन इस मुल्क का सलूशन नहीं है, डिवैल्यूएशन इस मुल्क की एक्सपोर्ट बनाने का सलूशन नहीं है। आपने पूरी इकोनॉमी को पकड़ के तबाह करके रख दिया है, और उस डिक्टेशन में डिक्टेशन ली है इन्होंने तो प्रोग्राम से पहले करवाया इनसे कि आप यहाँ लेके जाए इंटरेस्ट रेट, यहाँ लेके जाइए। ये तो कोरोना की
वजह से कोई अच्छा जो काम हुआ, इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, वरना आप 1500 अरब का जो इंटरेस्ट देते थे मुल्क का, आप उसको 3300 अरब पे ले गए थे। वो तो कोरोना की वजह से दुनिया ने जब किया तो बड़ी मुश्किल से इंटरेस्ट रेट कम हुआ जी। फॉरेन जो अदारों के यहाँ एजेंट बैठे हुए पाकिस्तान में दवाई के लिए, वो तो 13.25% पे ले गए थे मॉनेटरी पॉलिसी को, आपने देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल 13.2 अपने जुलाई 19 के बाद हम तो डॉलर बोरो करते रहे हैं 3-3 महीने के, उनको ट्रेडी बिल देके। तो ये बड़ी दुख की कहानी है। अल्लाह करे कि अकल आए और मुल्क जो है वो हमारा स्टेबलाइज हो जाए और रुपए जो ये डॉलर जो है वो उसका रेट हमारे मुल्क में स्टेबल हो। आमीन जी। किसी भी आप, मैं एक आपको मिसाल दूं, फिर ये जो आपका सारा मिडल ईस्ट है जी जी, सऊदी अरेबिया, गल्फ की जितनी कंट्रीज हैं, ये पिछले 40-50 साल से इनका एक ही रेट है। तो ये पागल मुल्क है। अगर इनका डॉलर तेल $17 का था तो तब भी वही रेट था, तेल $130 पे गया तो तब भी वही रेट था। बिल्कुल। आपकी स्टेबल करेंसी जो है, क्योंकि जो आपका इन्वेस्टर बाहर से आएगा उसने पहले से देखना कि आपकी साल में डिवैल्यूएशन कितनी होगी, और डिवैल्यूएशन जो है वो उसका, अगर उसका मुनाफा जो है 15% है अपने बिजनेस में और उसकी डिवैल्यूएशन हो जाए 18% या 20%, अभी 2 साल में तो 50 में हो गया तकरीबन, आप कह लेते 45%, तो वो तो उसका नेट तो जीरो हो गया जो है। तो बात यह है कि स्टेबल करेंसी, हाँ, ये होगी, सिर्फ स्टेबल करेंसी नहीं होगी, अब नहीं हो सकती इस तरह। आप हायर ग्रोथ, लोएस्ट इंटरेस्ट रेट, लोएस्ट इन्फ्लेशन, हाई आपकी जो है टैक्सेस कलेक्शन, जो कि वर्चुअली स्ट्रेट लाइन है। हमने डबल की 1.9 ट्रिलियन से 3.9 ट्रिलियन पे। इन्होंने अभी पहले साल में हमारा आखिरी साल भी मैच नहीं कर सके। ये भी 23 साल के बाद पहली दफा हुआ कि टैक्सेस पिछले साल से कम इकट्ठे हुए हैं, देखते हैं क्या चांद चढ़ाते हैं। इसकी अब सबसे बड़ी वजह क्या देखते हैं कि टैक्स क्यों इस दफा कलेक्ट कम हुआ है? हालांकि काफी इन्होंने सारी फील्ड है, इकोनॉमी बैठ गई है ना आपकी, मईशत का पहिया नहीं चल रहा, डायरेक्ट लिंक है आपका जीडीपी के साथ और दूसरे मामलात के साथ। तो इन दिनों ने जो मुल्क की मुआशी तबाही जहां ले गए हैं, वो उसका यही नतीजा जो हुआ आपके सामने। अमल को रिवर्स करना होगा, आपको हायर जीडीपी की तरफ जाना होगा, लो हमारे तो पहले दिन में इंटरेस्ट रेट कम करें, इंटरेस्ट रेट पे रहना होगा, लोएस्ट इन्फ्लेशन पे होना होगा, रेवेन्यू को बढ़ाना होगा, अखराजात को काबू करना होगा। जब तक आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपके अखराजात आमदनी का फर्क, आपका बजट खसारा है, और बजट खसारा के आप उधार लेंगे। यानी वो पार्टी जो कि रिकॉर्ड पे मौजूद है कि जी कर्जों में हम धंस गए हैं, हम 10,000 अरब कर्जे कम करेंगे पाकिस्तान, यही कहा था। वो तो जी, वो तो सबने देखा, 43 बिलियन पे हो गए अभी 43। वो एक्चुअली वो गलत वो फिगर जब कर्जे और अदायगियां, लायबिलिटी, भाई ये चूंकि न्याजी साहब को सूट करता था कि 24,000 कर्जे की बात ना करें, ये अदायगियां जो कि पाकिस्तान हुकूमत ने नहीं देनी, वो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को, कॉर्पोरेट, ये वो कमोडिटी, इस तरह की चीजें। बात ये है कि ये इन्होंने चूंकि जो मर्जी नंबर कंपेयर कर लें, जो कानून के मुताबिक जो कर्जे थे जो हमने जब छोड़ा है वो 24,000 बिलियन थे नेट, 24,900 प्लस, बल्कि 23,900 बिलियन बैंक, स्टेट बैंक में पड़ा हुआ था कैश इस्तेमाल के लिए। तो वो चला गया 35,000 अरब पे। अब जिस पे इन्होंने 30,000 सारी दुनिया में जाके ढंढोरा पीका जी, 30,000 अरब पे चला गया, वो 43,000 पे चला गया। अगर हम 5 अरब डेली कर्जों में, पाकिस्तान के कर्जों में इजाफा कर रहे थे, तो ये अब माशाल्लाह 18-19 अरब डेली कर्जों में इजाफा इन्होंने किया 21 महीने। तो आप उसमें अंदाजा कर लें, हमने तो बहुत कुछ किया। मैं तो 50 चीजें गिनवा सकता हूँ, 2500 किलोमीटर रोड, मोटरवेज, कराची टू लाहौर, ग्वादर टू अपना कोयटा, 72 घंटे से 12 घंटे में 11,000 मेगावाट बिजली के अपना मंसूबे। फिर जो डिले हो गई इनके धरने की वजह से, फिर 3600 मेगावाट यानी इमरजेंसी में LNG के प्रोजेक्ट्स, तो वो ज़रबे अज़ब लड़ी, ज़रबे रद्दुल फसाद लड़ी। तो हमने तो डिफेंस का जो बजट है उसको किसी भी 5 साल में 500 अरब की उनको इंक्रीज नहीं मिली। हमने 550 अरब के डिफेंस के बजट को 1100 रुपए लेके गए। तो हमने हर चीज को प्रायोरिटी दी। यहाँ मुल्क के दफा को मजबूत करने की प्रायोरिटी दी, वहाँ उससे उसी तरह मुल्क की तरक्की और खुशहाली और आवाम के जो इंफ्रास्ट्रक्चर और खुशहाली और तरक्की के लिए काम किया। तो उसके अमराज आपके सामने हैं। तो आज किसी से पूछ लें कि उनको 20, 17, 18 का साल अच्छा लगता है या अभी आपको खुश हैं, आपके भी अजीजों का पाकिस्तान में, वो बताएंगे आपको अपनी पुरसान जो हाल है उनका और जो हर हो रहा है। हाँ जी, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। जी मेहरबानी, थैंक यू जी। सलाम अलैकुम। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।